Hello, future professors. So, we have our UP Assistant Professor exam on 16 April and approximately 15 to 18 days are left for our exams. So, sometimes there are small doubts, confusion, anxiety associated with that day. So, let us resolve them. So, how to resolve your anxiety associated with that day? We need to make a proper strategy and plan for our upcoming 15 days so that we can revise properly and read our syllabus and content calmly. Okay. So we will discuss 15 days strategy for your sociology assistant professor exam, or you can apply this strategy for your any subject, that may be political science or any other subjects. Okay, तो अगले 15 दिन आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए हम उस पर अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसमें कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस हमारे जनरल नॉलेज के होते हैं एंड 70 क्वेश्चंस हमारे सोशियोलॉजी के होते हैं। तो अभी हमारे पास देखिए मान के चलते हैं कि सिर्फ 15 डेज लेफ्ट है, ठीक है। तो 15 डेज में हमें रिवाइज करना है एंड वी हैव अ ह्यूज एंड वेरी वास्ट सिलेबस। लेकिन इसको हम लोग स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि देखिए जनरल नॉलेज जो है उसमें सिर्फ 6 यूनिट्स हैं और जो सोशियोलॉजी है उसमें 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो सोशियोलॉजी में हमारी 10 यूनिट्स है, लेकिन वो सवाल आपसे 70 पूछ रहा है और जनरल नॉलेज में 6 यूनिट है, वहाँ से वो सिर्फ 30 क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ज़्यादा सवाल हमें दिख रहा है कि वो सोशियोलॉजी से पूछ रहा है और उसके लिए हमें 10 यूनिट्स पढ़नी है। तो सबसे ज़्यादा सबको ध्यान अपने कोर सब्जेक्ट पे देना है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो जीके छोड़ दे, जीके को भी हमें कवर करना है, लेकिन जो हमारा बेस जिसको हमें एकदम स्ट्रॉन्ग करके चलना है वो है सबका कोर सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो हमारा जीके का सिलेबस है, ठीक है, जो हमारा जीके का सिलेबस है जिसमें कि सिर्फ 6 यूनिट है और जिससे 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होता है क्योंकि मोर और लेस सारे स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी में सबका सेम लेवल होगा, ठीक है। जो इतने भी कॉम्पिटिटर्स होंगे, जो सीरियस कॉम्पिटिटर्स होंगे, जो उनका जो सोशियोलॉजी का स्कोर होगा वो मोर और लेस सेम होगा, बिकॉज उनका जो नॉलेज है वो सबका सेम कंटेंट सेम रीडिंग होती है, तो वो सबका सेम होता है। बट यहाँ पे जनरल नॉलेज ये इसमें लोगों का स्कोर वेरी करता है। तो किसी की अच्छी होती है तो उसका स्कोर काफ़ी अच्छा आ जाएगा, और किसी का बिल्कुल ही लैक ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया है और उसने कम भी पढ़ रखा है तो उसका स्कोर कम जा सकता है, और सोशियोलॉजी में उसका स्कोर अच्छा होगा तो वो थोड़ा सा उससे पीछे हो जाएगा। सो वी कैन नॉट इग्नोर जनरल नॉलेज, ठीक है। द पॉइंट इज कि हमें जनरल नॉलेज भी पढ़नी है। तो अभी जनरल नॉलेज हम कैसे पढ़ेंगे नेक्स्ट 15 डेज में, दैट वी विल डिस्कस। तो जनरल नॉलेज में हमारे 6 यूनिट है, पहली यूनिट करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में हमें बहुत ही सेलेक्टिव होकर पढ़ना है बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम, और हम इसमें बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं दे सकते क्योंकि हमें अपना सब्जेक्ट को डेली टाइम देना है। तो करंट अफेयर में हम सेलेक्टिव स्टडी कैसे करेंगे, तो हमने जब PYQ सॉल्व किए सो वी केम टू नो कि वो सब कुछ नहीं पूछता, वो कुछ सेलेक्टिव चीज़ ही पूछता है जो आपको PYQ से पता चलती है। तो जैसे कि स्पोर्ट्स न्यूज़ है, तो स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपको इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे गेम्स हुए, जैसे कि अभी ओलंपिक्स हुआ, पैरा ओलंपिक्स हुआ, एशियन गेम्स हो गए, और जो ये क्रिकेट मैच चल रहा है अभी फ़िलहाल जो IPL चल रहा है, तो स्पोर्ट्स न्यूज़ में मेन जो हमारा ओलंपिक्स है, तो ओलंपिक्स में कौन कितने मेडल लाया, इंडिया से कौन सा ऐसा प्लेयर था जिसको गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल मिला, ये सारी चीज़ें आपको स्पोर्ट्स में कवर करनी है, ठीक है। पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़ में आप लोग जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है, लाइक कि PM CM कहाँ का कौन है, गवर्नर कौन है, इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, जैसे कि कैग कौन है इस टाइम हमारा, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इस तरह से आपको पर्सनालिटीज़ पता होनी चाहिए। इवन आपको इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ भी पता होनी चाहिए, ठीक है। साथ में भारत रत्न किसे मिला है, इस तरह की चीज़ें, अवार्ड्स हो गए, भारत रत्न हो गया, अर्जुन अवार्ड्स हो गया, तो ये अवार्ड्स आपको पता होने चाहिए। और फिर मेजर करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, तो नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो नेशनल स्कीम्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है, हमारे बजट, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया करंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ इन्होंने अभी तक पूछा नहीं है। और इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि जो हमारी ये थी ना पंचवर्षीय योजना, उसके साल पूछ लेते हैं, उसकी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो करंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस में अभी तो उन्होंने हमारी यही पंचवर्षीय योजनाएं और जितनी भी स्कीम्स है उससे रिलेटेड कुछ पूछा है। तो फिलहाल, और अगर आपको ये कवर करना है तो इंग्लिश में आती है एक स्पीडी करके बुक, स्पीडी, तो आप वो बाय कर सकते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप ये सारे टॉपिक्स ऑनलाइन, स्पोर्ट्स न्यूज़, मेजर पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़, ये सब गूगल करके यूट्यूब पे डाल के आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट हमारा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ये हमारे सब्जेक्ट में भी पार्ट होता है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसे हमें पढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम नहीं होती। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट ने सबने ये पढ़ा होता है। इसमें आपको अलग से रोल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 3 आईसीटी। सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने होते हैं, ये आईसीटी और ये पीपल एंड एनवायरनमेंट इस तरह के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, ठीक है। इन एरिया से रिपीटेटिवली वही क्वेश्चंस आते हैं जो उन्होंने 10 साल पहले पूछे थे, ठीक है। फिर है इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। सो ये पार्ट है जिसमें आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें भी यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव। तो जब बात होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उन्होंने प्रॉपर मेंशन कर रखा है कि प्रीएम्बल पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं और डीपीएसपीज पढ़ने हैं, ठीक है। तो प्रीएम्बल जो है वो एक तो बहुत से स्टूडेंट्स को याद भी होता है और याद होना भी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको नहीं आता है तो उसमें कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। बेसिकली आपको 42nd और 44th अमेंडमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स, टोटल हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, और आर्टिकल 14, 15, ये आर्टिकल्स, राइट टू इक्वालिटी 16, 17, इस तरह से कौन से आर्टिकल में क्या क्या गिवन है ये आपको पता होना चाहिए। राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, इस तरह से यू शुड नो, ठीक है। फिर आते हैं हमारा डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो डीपीएसपीज टोटल कितने हैं, किस आर्टिकल के अंदर डीपीएसपीज आते हैं, ये जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा जैसे आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट, ठीक है। आप उठाएंगे, आपने पहले पढ़ा प्रेसिडेंट उसका आर्टिकल देख लिया, और फिर प्रेसिडेंट की मोटी मोटी क्या पावर्स हैं, तो प्रेसिडेंट का क्या रोल है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट के बाद हमने पीएम देखा, तो फिर अगेन कि पीएम का आर्टिकल देखा, फिर हम देखेंगे अगेन पीएम की क्या पावर्स है और कितना उनका जो इलेक्शन का उनका जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है, पीएम का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, दिस यू शुड नो। सिमिलरली फिर हम गवर्नर को देखेंगे, अगेन गवर्नर का आर्टिकल और उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर हमारा एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो जुडिशरी में भी हमें पढ़ना होगा सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड पंचायत। इसके बाद आता है, सॉरी इसको क्लीन लिखती हूँ, जुडिशरी में हमें सुप्रीम कोर्ट को कवर करना है, हाई कोर्ट कवर करना है एंड पंचायती राज सिस्टम, एंड दूसरा है लोकायुक्त एंड लोक अदालत, ठीक है। तो ये 4 हमें जुडिशरी में कवर करने हैं। तो अगेन वी शुड नो कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में मेंशन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स है, फिर हाई कोर्ट की क्या पावर है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कब फॉर्म हुआ उसकी क्या पावर्स है, एंड कौन सी कमिटी ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया, ठीक है, कौन सी कमीशन ने पंचायती राज को लागू कराया, और लोकायुक्त और लोक अदालत, ये सारी इन सब की पावर्स और इन सब के फंक्शंस और रोल आपको पता होना चाहिए। तो आपको बस छोटी सी हेडिंग डालनी है, सुप्रीम कोर्ट, उसका आर्टिकल, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर सिमिलरली आपको हाई कोर्ट के लिए ऐसे ही करना है, पंचायत के लिए ऐसे ही करना है, कौन सी कमिटी क्रिएट की गई थी टू क्रिएट एंड टू एस्टैब्लिश पंचायती राज इन ऑल दी स्टेट्स, और कौन सी स्टेट पहली थी जहाँ पे पंचायती राज क्रिएट हुआ, ठीक है। फिर है लोकायुक्त और लोक अदालत, ये भी आपको देख लेने हैं, ठीक है। तो पॉलिटी में बस इतना ही पढ़ना है कि आपको थोड़ा सा प्रीएम्बल पता होना चाहिए, देन यू शुड नो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सब एक दिन का काम है। इतना कि आपने प्रीएम्बल देखा, मैंने आपको बताया इसमें जो वर्ड है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये जो वर्ड्स हैं, तो ये वर्ड्स कब ऐड किए गए ये आपको देखना है, ठीक है। प्रीएम्बल में बस इतना ही पढ़ना है। फिर फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेने हैं, उसके आर्टिकल, फिर डीपीएसपीज पढ़ लेना और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन, इस वक्त हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इलेक्शन कमीशन के क्या क्या काम होता है, कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन मेंशन है, ठीक है। फिर है पब्लिक सर्विस कमीशन, दिस यू शुड नो। तो इतना हमें पॉलिटी में कवर करना है, ठीक है। फिर इकोनॉमी में आते हैं। देखिए इकोनॉमी में उन्होंने दिया है पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग, डेवलपमेंट, इनकम टैक्स, सो एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत ही जेनरिक सवाल पूछते हैं इकोनॉमी से ये लोग, ठीक है। पॉपुलेशन से कुछ
ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन पूछ लेंगे, पॉवर्टी से कुछ पूछ लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से कुछ पूछ लेते हैं, जिससे आप वहीं पे पढ़ के वहीं पे समझ करके अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप कुछ पढ़ने नहीं चलो, बिकॉज वी हैव वेरी 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 लेस टाइम, और इकोनॉमी से ऐसा कुछ भी नहीं पूछते हैं जो आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे। बट फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि 2024-25 का जो बजट है उसका मतलब उसमें जो मैक्सिमम एलोकेशन है वो किसको दी गई। मिनिमम एलोकेशन नहीं पूछते, बट मैक्सिमम 1 2 3 पे आपको पता होना चाहिए। जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे होता है, जो हमने किस एरिया का, किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा है, दिस वी शुड नो। तो ये हमारा बहुत ही थोड़े से में हमारा इकोनॉमी कवर हो जाता है। ठीक है, इससे बियॉन्ड नहीं पढ़ना है, बिकॉज PYQs अगर आप देखेंगे तो नथिंग हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम इकोनॉमीज दैट यू कैन नॉट डू इन योर एग्जाम। ओके, फिर आ जाते हैं इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो इंडियन हिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है तो आपने जो भी पढ़ रखा है आप उसको खुद से रिवाइज कर लीजिए। इफ़ नॉट देन डू नॉट गिव टाइम टू इंडियन हिस्ट्री अलॉट, बिकॉज इंडियन हिस्ट्री इज अ वास्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1950 तक पूछेंगे। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से आपको पढ़ना है 1950 तक। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, उसके क्या कॉजेज थे। खैर नोबडी इज आस्किंग कि उसके क्या कॉजेज थे, लेकिन आपको एक मोटी मोटी क्रोनोलॉजी याद कर लेनी चाहिए कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 कब हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली कब आए, ठीक है, उसके बाद ऐसे इरविन पैक्ट कब हुआ, पूना पैक्ट कब हुआ, ये सारे आपको मोटी मोटी चीज़ें, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब भी एक बारी लिख लीजिए। और इसे आपको कवर कैसे करना है कि आपने ल्यूसेंट उठाई, ठीक है, उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट खोला और उन सब की सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिखी और उन सब की हेडिंग के आगे ईयर लिखते चले गए, तो आपकी क्रोनोलॉजी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी। और सीधी आप इंडेक्स वाले पार्ट में भी जा सकते हो। अगर इंडेक्स डिटेल्ड इंडेक्स होता है तो आपने अगर स्पेक्ट्रम उठाई, इफ़ यू हैव स्पेक्ट्रम, तो आपने अगर स्पेक्ट्रम भी उठाई है तो आप 1857 वाला इंडेक्स खोलेंगे और उसके बाद से जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप लिखते जाएंगे, फिर उसके बाद आप धीरे से उसके ईयर्स मेंशन करेंगे, तो आपकी क्रोनोलॉजी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको ऐसे कवर करना है। वी शुड नो कि भाई फर्स्ट राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल कब होता है, पूना पैक्ट पहले हुआ है कि बाकी के जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो और है उसमें क्रोनोलॉजी पूछते हैं, उसमें अरेंजमेंट पूछते हैं। ठीक है, तो इसको आपको कवर करना है। सेकेंड है हमारा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में दे हैव गिवन कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सोलार सिस्टम, इंडियन ज्योग्राफी इन जनरल। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वी ऑल नो, हम सबने क्लास 8 में पढ़ लिया था कि दैट थ्योरी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी लाया कौन, फिर हमारा सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स वी ऑल नो दिस। ठीक है, फिर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी होती है, तो ये सब ये नहीं पूछती हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी इन जनरल, उसमें थोड़ा बहुत ये लोग पूछ रहे होते हैं कि जो इंडिया है, एक मिनट, ओके, सो इंडिया में यू शुड नो कि कौन सी माउंटेन्स कहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सी माउंटेन है, कौन सी जगह पे कौन सी मेजर रिवर्स फ्लो कर रही हैं, दिस वी शुड नो। तो ये हमें पता होना चाहिए और हमें साथ में क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि हिमालयन रिवर मतलब हिमालयन माउंटेन्स यहाँ पे है, शिवालिक्स यहाँ पे है, और अन्नामलाई और ये सारी रेंजेस यहाँ पे है, वेस्टर्न घाट यहाँ पे है, ये हमें दिस वी शुड नो। डाफला हिल्स ये हमारी नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगी, दिस वी शुड नो। तो ये हमें कवर करना है ज्योग्राफी में। तो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंडियन ज्योग्राफी का मैप उठाना है और एक ओवरव्यू लेना है, बिकॉज वी हैव 15 डेज लेफ्ट, तो हमें ओवरव्यू लेना है। वी हैव टू डू द स्मार्ट स्टडी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस में ये लोग पूछ लेते हैं कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, ठीक है, और चिपको मूवमेंट, दिस वी शुड नो। तो इंडियन ज्योग्राफी ये लोग बहुत ही अलग तरीके से पूछते हैं, कुछ भी ऐसा फैक्चुअल या फिर कंसेप्चुअल एज अ ज्योग्राफिकल नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो द थिंग्स दैट आर इन न्यूज़ उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड होता है। ठीक है, या फिर पास्ट में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट रही होगी उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये वाला दोनों पार्ट जो कि सबसे टफ है इसमें, तो हिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी तैयार करनी है आपको साथ। तो यूनिट 5 एंड यूनिट 6 को आपको बहुत ही सेलेक्टिवली पढ़ना है, बिकॉज आपको इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आपके पास 6 यूनिट है, 6 यूनिट्स है और हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट अगर आप नोटिस करोगे तो इट इज़ मोर और लेस फिक्स ऑल्सो। ठीक है, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक, दिस इज नॉट फिक्स, बट एज पर दी PYQs you may find that there are possibilities that from each and every sections 5 questions has been asked. ठीक है, तो अभी आप 5 सवाल के लिए कितनी मेहनत करोगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू, सो यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव फॉर इट। ओके, नेक्स्ट इज पीपल एंड एनवायरमेंट। तो पीपल एंड एनवायरमेंट के लिए आपको
पूरा का पूरा आपको गूगल पे डालना है, पीपल एंड एनवायरनमेंट फॉर सोशियोलॉजी एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यू विल फाइंड वन गुड लेक्चर एंड डू स्टडी फ्रॉम देयर ऑल्सो। ये भी नहीं बोलना है। यूनिट 4 या नेक्स्ट इज यूनिट 3 ICT। तो ICT के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ UP HESC के पेपर 1 के जो PYQs हैं वो सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। उसमें ICT वाला पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले आप वो सॉल्व कर लीजिए और आपका ICT कवर हो जाएगा। सेम यू हैव टू डू विद पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो पीपल एंड एनवायरनमेंट के लिए भी आपको खाली PYQs ही सॉल्व करने हैं और उसमें से जो आपको नॉलेज एक्सट्रैक्ट करोगे दैट विल बी मोर देन इनफ। अगेन बिकॉज यहाँ पे वो 2 से 3 ही सवाल पूछ रहा है, तो आप PYQs लगाएंगे, यू विल गेट होल लॉट ऑफ गुड आइडिया एंड कंटेंट फ्रॉम दैट PYQs। ओके, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने बताया हमारे सोशियोलॉजी का ही पार्ट है, वो आपको वहीं से ही कवर हो जाएगा। रोल ऑफ UGC आप एक बार ही देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो GK वाला पार्ट, जनरल नॉलेज वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। तो इससे हमें कैसे करना है कि एक दिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिटी की बुक उठानी है, ल्यूसेंट उठानी है, और ल्यूसेंट से 1857 से लेके 1950 तक में जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं, मूवमेंट्स हुए हैं, वो सारे लिख लेने हैं एक लाइन से और उन सबके आगे ईयर लिख लेना है, ठीक है। फिर इंडियन ज्योग्राफी में आप इंडिया का फिजिकल मैप देख लीजिए, अगेन ल्यूसेंट से आप हेल्प ले सकते हो। तो मेजर माउंटेन्स, रिवर्स और इस तरह से आप उसको कवर कर लीजिए। उसने यहाँ पे मेंशन किया ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, देन प्लीज गो विद अ क्विक रिविजन ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम टू, ठीक है। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई हैव टोल्ड यू कि आपको अच्छे से फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड DPSPs रट लेने, उन सबके आर्टिकल्स की मैचिंग पूछ लेता है, या फिर पूछ लेता है कि कौन से आर्टिकल का कौन सा मतलब राइट टू इक्वलिटी इज गिवन इन विच आर्टिकल, इस तरह से पूछ लेगा, ठीक है। फिर आपको इलेक्शन कमीशन, कैग, UPSC पब्लिक सर्विस कमीशन और गवर्नर, ये सब कौन से आर्टिकल में गिवन है ये पूछ लेगा, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू कि आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, CM, इन सब के आर्टिकल, इन सब का अपॉइंटमेंट, इन सब के पावर, फंक्शंस ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज okay, so we have done for our general knowledge part. Okay, now we have to cover sociology syllabus in next 15 days. Okay, so here I have to tell you one thing. See, सोशियोलॉजी की नेक्स्ट जो हमारी 15 डेज स्ट्रैटेजी है वो क्या है। तो नेक्स्ट 15 डेज यू शुड फोकस मोर ऑन रिवीजन, ठीक है। इस टाइम पे आपको बहुत सारे कुछ भी न्यू नोट्स या कोई न्यू बुक या फिर कोई भी न्यू कंटेंट की तरफ नहीं भागना है। वट एवर यू हैव रेड टिल नाउ आपको बस वही रिवाइज करना है, बिकॉज सोशियोलॉजी में इतना कुछ है जो आपने पढ़ा हुआ होता है और आप उसे गलत ही करते हो, ठीक है। तो रिविजन इज़ द की, ठीक है। फिर थर्ड है प्रैक्टिस। तो आपको जहाँ से भी जितने भी क्वेश्चंस मिले आप उन्हें प्रैक्टिस करिए। अगर आपको वीडियो के फॉर्म में मिलते हैं तो आप उसको पॉज करिए और खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। खुद का दिमाग चलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सही आंसर सुन भी लेते हो देन ऑल्सो यू विल मेक अ मिस्टेक। तो आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। अगर आपके पास कोई टेस्ट पेपर मिल रहा है आप वो लगा लीजिए, कोई प्रीवियस ईयर के पेपर पड़े हुए हैं आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए, यूट्यूब पे कोई भी मॉक टेस्ट करा रहा है, प्रैक्टिस सेट करा रहा है आप उनसे कर लीजिए, ठीक है। अगेन थर्ड पार्ट इज़ कि जो आपने रिवाइज किया और जो आपने प्रैक्टिस किया उसमें से भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप गलत करते हो और आपको पता चल जाती है, तो अगेन आप उसको लिखोगे और आप सिर्फ उसको रिवाइज करोगे। तो हमारे सोशियोलॉजी की जो नेक्स्ट 15 दिन की स्ट्रैटेजी है इज़ कि वट एवर वी हैव रेड टिल नाउ वी हैव टू रिवाइज इट, ठीक है। लेकिन रिवाइज तो हमने हमारे पास जो था वो भी बहुत सारा है, ठीक है, बिकॉज वी हैव 10 यूनिट्स ऑफ सोशियोलॉजी इन आर सिलेबस, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में 10 यूनिट्स है सोशियोलॉजी की, तो अब उसको हमें 15 दिन में रिवाइज करना है, ठीक है। फॉर दैट वी हैव फॉर दैट वी विल डिवाइड आर सोशियोलॉजी सिलेबस इन 2 पार्ट्स, ठीक है, सॉरी इन 2 पार्ट्स। एक पार्ट ऐसा है जिसमें हमें सिर्फ मगअप करना है, ठीक है, सिर्फ मगअप करना है, जैसे कि थिंकर और उनकी बुक्स, थिंकर और उनके कंसेप्ट्स, ठीक है, ये वाला पार्ट है मगअप करने वाला। सेकंड पार्ट है कि जिसे हमें थोड़ा थोड़ा समझते रहना है कि अच्छा थ्योरी ऑफ एलाइट्स पैरेटो की है, लेकिन वो है क्या, व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ एलाइट, ठीक है। हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि संस्कृताइजेशन होता क्या है, ठीक है। हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। सोशियोलॉजी को हमें 2 तरीके से पढ़ना है। एक तो आपको दिन के एक समय पे सिर्फ रट्टा मारना है,
मोटी मोटी चीज़ों का, कि थिंकर्स उनकी बुक्स उनके कंसेप्ट्स, ठीक है, किसने किस गांव का अध्ययन किया, इस तरह की चीज़ें। और सेकंड चीज़ कि उनका जो कोई कॉन्सेप्ट है, कोई टर्मिनोलॉजी है, उसका क्या मतलब है, वी शुड नो कि व्हाट इट मीन्स, ठीक है। तो हमें दो तरीके से पढ़ना है। अब आते हैं हम सोशियोलॉजी के सिलेबस में। तो देखिए सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें जो हमारा है यूनिट 2, ठीक है। सोशियोलॉजी का जो यूनिट 2 है, और सोशियोलॉजी का जो एक और यूनिट है लास्ट में, यूनिट 9, ठीक है। सोशियोलॉजी का जो यूनिट 2 और यूनिट 9 है, इसे हमें साथ में पढ़ना है। और इसे में पढ़ना कैसे है कि देखिए यूनिट 9 में कितने थिंकर्स हैं, तो यूनिट 9 में हमारे 18 थिंकर्स हैं, ठीक है। 18 थिंकर्स हैं हमारे यूनिट 9 में, और जो यूनिट 2 है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 27 टू 28 थिंकर्स हैं। तो हमें क्या करना है, एक रजिस्टर में इन सारे थिंकर्स के नाम एक लाइन से लिख लेने हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ के, थोड़ा क्या एक पन्ने में आप 2 लिखिए तो इट विल बी मच बेटर। तो जो हमारे यहाँ पे 27 टू 28 थिंकर्स हैं यूनिट 2 में, और हमारे यूनिट 9 में जो 18 थिंकर्स हैं, आपको इन्हें लाइन से लिख लेना है और पेज को ऐसे डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे आपका थिंकर का नाम लिखा है और उनकी जितनी भी बुक्स हैं वो लिखिए, और उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो लिखिए लाइन से, ठीक है। और ये आपको लिख लिख के याद करना है। जब आप ये कर लोगे तो योर 50%, मोर देन 50% ऑफ द सिलेबस इज डन, क्योंकि सवाल 50% से ज़्यादा तो यहीं से ही कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको यूनिट 2 और यूनिट 9 के सारे ही थिंकर्स, एक एक थिंकर का नाम लिख के उनकी बुक्स, उनकी राइटिंग्स और उनके कंसेप्ट से लिख लेने हैं, ठीक है। और फिर आपको कहीं पे भी बहुत सारा मिल जाए कि उसके 10 बुक दिए, डोंट राइट 10 बुक्स, राइट ओनली 5, बिकॉज यू विल बी एबल टू रिमेंबर ओनली 5 बुक्स, ठीक है। तो ऐसे 10 लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप उसको डीक्लटर करना है, अपने बल्कि नोट्स को भी कम करना है। सो यू हैव टू कंसाइज इट। तो अगर आपको 10 पता भी, आपकी कहीं पे 10 लिखी हैं, तो नहीं, आपको इंपॉर्टेंट वाली या जो आपको ईजिली याद हो रही है, तो थोड़ा ध्यान से देख करके 4 से 5 हर थिंकर की बुक्स याद करनी है, ठीक है। तो नोबडी इज आस्किंग कि आपको पूरे उसके 10 या 12 या जितने भी हैं वो सारे नहीं याद करने, यू हैव टू लर्न द इंपॉर्टेंट वंस। और इंपॉर्टेंट वन आपको कैसे पता चलेगा, अभी जैसे हम लोग कितने दिनों से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, देयर आर सेवरल क्वेश्चन विच आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो इससे हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर बुक जो है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि उसकी सारी बुक्स, ओके। सो हर थिंकर से हमें 2 से 4 या 4 से 5 किताबें लिख लेनी है, और उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो और भी कम होते हैं। मतलब किसी भी थिंकर का जो एक कहते हैं ना कि वायरल कंसेप्ट होता है, एकदम ट्रेंडिंग, वो 2 ही होते हैं। 2 से ज़्यादा किसी का भी थिंकर के कोई कॉन्सेप्ट्स हैं जो इतने ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होते हैं, तो उनके वो हमें कॉन्सेप्ट्स कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जब 2 यूनिट्स हो जाएंगी, और उन 2 यूनिट से हमारा मोर देन 50% पार्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो जाएगा, और यहाँ से हमारे 50% से अबव क्वेश्चंस भी एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिसर्च मैथड्स एंड टेक्निक, ये आप थॉरोली एक बारी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास अगर यूजीसी नेट की बुक है तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। आप ये वहाँ से कर लीजिए, अदरवाइज आपके पास इग्नू की नोट्स है वहाँ से कर लीजिए, और आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपने फेवरेट यूट्यूब में जो भी आपको पढ़ा रहा हो उनके लेक्चर से आप इसको कवर कर लीजिए, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चंस में मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। इसमें देखिए ये लोग क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं कि जब भी हम कोई रिसर्च क्रिएट करते हैं तो व्हाट कम्स फर्स्ट, कि पहले हाइपोथेसिस लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन कब लिखते हैं, इस तरह से वो लोग सब पूछते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। मीन मीडियन मोड पे हर साल एक सवाल होता है, तो आप इसमें डिफरेंस और इसको अच्छे से समझ लीजिए कि व्हाट इज़ मीन, व्हाट इज़ मीडियन, व्हाट इज़ मोड, ठीक है। किस टाइप के हमारे जो सर्वे होते हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। अगेन मैंने अभी आपको बताया था कि सोशियोलॉजी को हमें 2 पार्ट में क्रिएट करना है, कि एक तो हमें थिंकर्स और उनकी बुक्स पता होनी चाहिए, दूसरा हमें कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें हैं, जो हमारे यूनिट 1 है, बेसिक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे वो पूछता है हर बार, यू शुड नो कि भाई कम्युनिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वो 4 ऑप्शंस में दे देता है, और उसमें से पूछता है कि कौन सा कम्युनिटी का कंसेप्ट नहीं है। दिस ही आस्क्स इन एवरी एग्जाम, ठीक है। ऐसे ही फैमिली है अगर, तो पूछता है कि फैमिली के टाइप्स क्या होते हैं, मीनिंग क्या होती है, ठीक है। किनशिप के कितने फॉर्म हैं, किस थिंकर ने किनशिप के कितने फॉर्म्स बताए, दिस इज दे आस्क इन एग्जाम, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है कि स्टेटस का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ रोल, व्हाट इज़ नॉर्म्स, वैल्यूज़ क्या हैं, आपको नॉर्म्स और वैल्यूज़ में डिफरेंस पता होना चाहिए, दिस यू शुड नो। तो ये वाला जो पार्ट है सोशियोलॉजी का जो यूनिट 1 है, दिस इज़ द मोस्ट ट्रिकिएस्ट पार्ट। इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है, इससे वो ये लोग कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जिसको आप
को वहाँ पे समझ के करना होता है, जो कभी कभी गलत हो जाती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, वी हैव कवर्ड यूनिट 1। यूनिट 1 को हमें समझते हुए करना है। यूनिट 2 आई हैव टोल्ड यू कि सारे थिंकर्स, उनकी बुक्स और सिर्फ उनके कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, इसके अलावा हमें और ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है। फिर है हमारा रिसर्च मैथोडोलॉजी। रिसर्च मैथोडोलॉजी में अगेन हमें जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग में हमें ये कवर कर लेना है। यहाँ पे भी हमें चीज़ों के मतलब पता होना चाहिए कि हर्मेन्यूटिक मेथड क्या होता है, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट पे मैं तैयार कर रही हूँ, मैं ये आपको ये वाला पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट 4 to 5 days आई विल गिव यू दी नोट्स ऑन सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। आई विल प्रोवाइड अ प्रॉपर क्लास फॉर इट। नेक्स्ट इज अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी में दे आस्क नथिंग सच दैट यू कैन नॉट डू इन एग्जाम, ठीक है। थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि रू अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ठीक है। अर्बनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ एनालिटिकल पूछते हैं कि अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी पे थ्योरी किसने दी है ये आपको पता होना चाहिए। एलिनेशन का क्या मतलब है, फिर एलिनेशन पे किसने थ्योरी दी है, दिस यू शुड नो। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन सोसाइटी आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वी ऑल नो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव क्या इफेक्ट है, निगेटिव क्या इफेक्ट है, वो वहाँ पे क्वेश्चंस में पूछेगा, आप पढ़ोगे समझ में आएगा, यू विल मार्क दी राइट आंसर। तो यहाँ पे कुछ खास पढ़ने के लिए होता नहीं है। अगेन लिमिटेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो इनसे रिलेटेड कुछ लोगों ने काम किया है, तो वो थिंकर्स कौन है और उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में, ये हमें थोड़ा सा कवर करना होगा। डिवीजन ऑफ लेबर किसकी थ्योरी है, दिस वी शुड नो, ओके। नेक्स्ट है हमारा ट्राइबल एंड रूरल सोसाइटी। तो ट्राइबल एंड रूरल सोसाइटी अगेन इसमें हमारा अंडरस्टैंडिंग पार्ट भी है और रोड लर्निंग वाला भी है कि कास्ट क्या होता है, जजमानी सिस्टम क्या होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कब आया, क्यों आया, इसका पर्पस क्या है, सबसे पहले कहाँ पे आया, कौन सी कमेटी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, क्या क्रोनोलॉजीज थी इन कमेटी की पंचायती राज फॉर्मेशन में, दिस वी शुड नो, ठीक है। एग्रीगेरियन अनरेस्ट, पीजेंट मूवमेंट एंड फार्मर्स मूवमेंट, ये आप ल्यूसेंट की बुक उठाएंगे और वहाँ पे पीजेंट मूवमेंट, ठीक है, और फार्मर्स मूवमेंट पे पूरा इंडेक्स गिवन है, वहाँ से आप ये कर लेंगे कि कोल म्यूटनी, ठीक है, और वो पबना रिवॉल्ट, मुंडा रिवॉल्ट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं कि मुंडा रिवॉल्ट के जो क्या बोलते हैं जो लीडर थे वो कौन थे, पबना रिवॉल्ट के कौन थे, ठीक है। ऐसी फार्मर्स मूवमेंट, ये सारे आपको इन सारे मूवमेंट की कि कौन सा मूवमेंट था और उस मूवमेंट के कौन लीडर था या फिर कौन सा स्टेट था, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्राइम, पॉपुलेशन एंड जेंडर इश्यूज। देखिए इससे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, तो क्राइम, पॉपुलेशन एंड जेंडर इश्यूज। तो जेंडर इश्यूज में आपको वुमेन वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर करना होता है, विमेन एंड चाइल्ड। फिर हर बार वाइट कॉलर क्राइम, करप्शन, ये सबसे रिलेटेड थ्योरीज भी बहुत हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स भी बहुत हैं कि वाइट कॉलर क्राइम की अवधारणा किसने दी, सफेद पोश क्राइम, ठीक है, करप्शन किसने बताया, और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का ईयर, और जुवेनाइल हम लोग किसको बोलते हैं, किस एज से किस एज तक के लोगों को हम लोग जुवेनाइल की कैटेगरी में रखते हैं और उसके बाद हम किस एज से एडल्ट मानते हैं, दिस वी शुड नो। विमेंस पे विमेन स्टडी किसने की है, और जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट बोलते हैं विमेन सोशोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने जो बुक्स दी, जैसे एनो, वुमेन सोशोलॉजिस्ट को यहाँ पे कवर करना है। थ्योरी ऑफ डेविएंस, डेलिंक्वेंसी राइट्स, यहाँ पे हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस भी पढ़ने हैं और उनकी फॉर्मेशंस भी पढ़ने हैं, ठीक है, कि सुधार गृह कब से लागू हुआ, सुधार गृह क्या होता है, कहाँ पे सबसे पहला सुधार गृह बनाया गया, ठीक है। इस तरह से वी शुड कवर जेंडर एंड देयर आर थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑल्सो। तो हमें यहाँ पे माल्थुसियन थ्योरी पढ़नी है, इस तरह से और भी थ्योरीज है पॉपुलेशन पे, दैट वी हैव टू कवर, ठीक है। एंड द लास्ट इज यूनिट 10। तो यूनिट 10 से अगेन बहुत ही कंसेप्चुअल से क्वेश्चंस होते हैं। कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स इन इंडिया, दे कैन आस्क कि भाई कंटेम्प्रेरी मूवमेंट इन इंडिया भी क्या चल रहा है, तो उस तरह के जो भी मूवमेंट्स हैं दैट वी शुड नो। एलपीजी के चैलेंजेस आप गूगल कर लीजिए, ठीक है। इश्यूज ऑफ नेशन बिल्डिंग, फंडामेंटलिज्म, सेक्युलरिज्म, यहाँ पे हमें फंडामेंटलिज्म और सेक्युलरिज्म का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इस पार्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको अपनी समझ से करना होता है। यहाँ पे
यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़े, ठीक है। व्हाट इज़ एथनिसिटी, दैट यू शुड नो। और नेशन बिल्डिंग के क्या इश्यूज़ हैं ये आप आराम से गूगल करके थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। सो नेक्स्ट 15 डेज में आप इतनी सारी चीज़ों को कवर कैसे करेंगे, तो वी विल डिवाइड आर 15 डेज इंटू 5 इन 3 ग्रुप्स। तो आपके जो फर्स्ट 5 डेज है इसमें आपका जो भी अभी लेफ्ट हो है कि भी आपका कुछ रह गया है पढ़ने को, आप वो सारा चीज़ कवर कर लीजिए। 5 डेज में आपसे जितना कवर हो पाए आप वो सब कवर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 5 डेज प्योर फोकस इज ऑन रिविजन, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे काम करना है। आपको इधर भी नेक्स्ट 5 डेज रिवीजन ही करना है, लेकिन यहाँ पे आपको रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, रिवीजन करना है, और फिर जो आपको नहीं आएगा आपको उसकी नोट मेकिंग करनी है, ठीक है। तो पहले 5 दिन आपको जो भी आपका रह गया, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आपको लग रहा है सिलेबस का कोई पार्ट जो आपको अभी कवर करना है वो आप कवर करिए 5 डेज। तो 5 डेज में हमें अपना लेफ्ट ओवर पार्ट कवर करना है। 5 डेज है और है हमारे पास 10 यूनिट्स, तो हम लोग एक दिन में 2 यूनिट कवर कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन में हम लोग 2 यूनिट भी रिवाइज करना हो, या फिर ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, तो एक दिन में आपको 2 यूनिट पढ़नी है। अगर आपने इतनी मेहनत कर ली पहले के 5 दिन, ठीक है, जो कि थोड़ा सा टफ होगा बट डुएबल है, कि ऐसा तो है नहीं आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, आपको बहुत ही सेलेक्टिवली पिक कर करके पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट 5 डेज यू हैव टू रीड ऑल द सिलेबस एंड द पार्ट दैट यू हैव नॉट डन येट, आपको वो सब कवर करना है। फिर नेक्स्ट 5 डेज यू हैव टू फोकस ऑन रिविजन, ठीक है। रिविजन प्लस आपको जीके पे फोकस करना है, ठीक है। अगर आप दिन में 5 घंटे सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप फिर 3 घंटे यहाँ पे जीके पढ़िए, बिकॉज जीके इज गोइंग टू प्ले इक्वल पार्ट इन योर सिलेक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 डेज आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, आपका जो सवाल गलत हो आप उसको रिविजिट करिए। आप उस सिर्फ सवाल को ही नहीं, आप उस पूरे कोर एरिया को, उसके ऑप्शंस को, एक एक पॉइंट को आप उसको पढ़िए। तो आप दिन में प्रैक्टिस कीजिए और फिर जो आपसे गलत हो आप उस पूरे उन सारे सवालों को जाके, सिर्फ उस सवाल को नहीं, पूरे सवाल से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी चीज़ें हैं वो सब पढ़िए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू विल डिवाइड योर 15 डेज इंटू 5 पहले 5 दिन आपको अपना लेफ्ट ओवर पार्ट सिलेबस कवर करना है। नेक्स्ट 5 डेज आपको रिवीजन और जीके स्टार्ट कर देना है। फिर आखिरी के 5 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, प्लस जीके आपको कंटिन्यू रखना है, ओके। सो आई गेस कि ये 15 डेज स्ट्रैटेजीज विल वर्क फॉर यू एंड यू कैन ऐड एज पर योर रिक्वायरमेंट, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and listening, yeah. All the best for your exam. You will do great. Don't worry. Just keep learning on daily basis and see the result, okay. All the very best.